Assalamu alaikum. My name is Neelam Amjad and I am here to present my topic Origin in Agriculture. First of all, we discuss about what is agriculture. Agriculture is the deliberate modification of the earth's surface through cultivation of plant and rearing of animals to obtain economic gain. Animals और plants को cultivate करवाया जाता है as a source of food. Animals को as a source of food, meat, as a source of wool उनको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनसे obtain की जाती हैं। और प्लांट्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड, एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। कल्टीवेट मीन टू केयर फॉर, और कोई भी प्लांट जो कल्टीवेट किया जाता है उसको कहते हैं क्रॉप। प्री एग्रीकल्चरल वर्ल्ड, एग्रीकल्चर से पहले ह्यूमन बींग्स या समथिंग वेरी लाइक अ ह्यूमन बींग सेवरल मिलियन ईयर्स अगो, पहले ये क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग सिस्टम होता था। हंटिंग और गैदरिंग एग्रीकल्चर से पहले ये सिस्टम होता था कि एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने से दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते थे, हंट करते थे और उनको मतलब एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते थे। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, वी कैन नेवर नो वेयर एग्रीकल्चर बिगिन, मतलब हम एग्जैक्टली ये नहीं चीज़ बता सकते कि एग्रीकल्चर जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये मोर एक ही जगह से ये इसका ओरिजिन नहीं था, डिफरेंट प्लेसेस से जो था वो ये ओरिजिन इसका हुआ। Historians, archaeologists, agronomists, geographers, and other scholars have worked for over a century now trying to determine just where the process that lead to agriculture. यानी अभी तक स्टिल इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर का स्टार्ट जो था वो कहाँ से, किस इलाके से हुआ, किस तरह से हुआ। एग्रीकल्चर हर्थ, सौर के अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट था वेजिटेटिव एग्रीकल्चर, द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर अपीयर्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले जो था एग्रीकल्चर का जो था वो रीजन वो साउथ ईस्ट एशिया था, प्रोबेबली विद रूट वेजिटेबल लाइक टैरो एंड यम्स, ये प्लांट्स के नेम है। ये क्रॉप्स जो थी ये सबसे पहले जो थी वो साउथ ईस्ट एशिया में इनका ओरिजिन हुआ, और उसके बाद ये डिफ्यूज लेटर डिफ्यूज थ्रू आउट एशिया एंड देन नियर ईस्ट एंड देन यूरोप। इंडिपेंडेंट इन्वेंशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। उसके बाद सीड बेस्ड एग्रीकल्चर है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तीन जगह से। सौर के अकॉर्डिंगली वेस्टर्न इंडिया, नदरन चाइना और इथोपिया में। डिफ्यूज क्विकली फ्रॉम इंडिया टू द नियर ईस्ट एंड देन टू यूरोप। Contrasting theories. Your book doesn't mention them, but at least two other people should be included here. Nikolai निकोलाई आई वेवलव, इसने काम किया, इसने एक थ्योरी दी, लुक्ड फॉर सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी विच ही बिलीव्ड वर आल्सो सेंटर्स ऑफ डोमेस्टिकेशन। इसने 250,000 सीड सैंपल जो थे वो कलेक्ट किए, उसमें से इसने आइडेंटिफाई की 8 एग्रीकल्चर हद साउथ ईस्ट एशिया में, देन चाइना में, इंडिया में, टर्की में, मेडिटेरेनियन सी, इथोपिया में, मेक्सिको, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और ब्राज़ील में। जैक आर हार्लन, इसने काम किया एग्रीकल्चर पे, ये एक एग्रोनॉमिस्ट था और जेनेटिसिस्ट भी था। ये वेवलव को मिला एक मीटिंग में वाशिंगटन में 1932 में। इसने डिफाइन किया कि 3 सेंटर्स हैं लाइक नियर ईस्ट, नदरन चाइना एंड मेसो अमेरिका, और 3 नॉन सेंटर्स हैं ऐसी एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका। ये रीजन्स है जहाँ पे वो बता रहा है कि कहाँ, मतलब ओरिजिन इसका एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन पे काम किया था, जिसमें एटलीस्ट 2 का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो एग्रीकल्चर है वो सोर्स है डाइट का, न्यूट्रिशन का। मोस्ट पीपल टुडे गेट मोस्ट ऑफ देयर कैलोरीज फ्रॉम ग्रेन्स। ग्रेन्स में से हम मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो आजकल ग्रेन्स में से कैलोरीज जो है वो ले रहे हैं, जैसे कॉर्न है, राइस तो हर घर में आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वीट है, इसको एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन सोर्सेज कैन इंक्लूड ग्रेन और मीट। ग्रेन्स जो हैं वो प्रोटीन का सोर्स भी होती हैं। द परसेंटेज ऑफ मीट कंज्यूम्ड है, तो ग्रेन्स कहाँ से मतलब आ रही है, वीट कॉर्न और राइस, ये क्या है, मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू इनको जो है वो कल्टीवेट करवाया जाता है। द परसेंटेज ऑफ मीट कंज्यूम्ड वेरी, 10 टू हाई, डेवलप्ड कंट्रीज में हाई होती हैं और लोअर होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। यूएनएस और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एवरेज पर्सन जो है वो डेली का 1800 कैलोरी जो है वो पर डे मिनिमम जो है वो ले सकता है या ले रहा है। एक्चुअल कंजप्शन जो है वो वेरी करती है। कुछ जो वर्ल्ड लोग हैं, मतलब दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट से मतलब ज़्यादा मतलब इनटेक कर लेते हैं।
और कुछ की जो रिक्वायरमेंट है वो लेस होती है, ये डिपेंड करता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है? कमर्शियल एग्रीकल्चर इज ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल। जैसे अब कमर्शियल एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं? वीट है, मेज है, टी है, कॉफी है, शुगर केन है, रबड़ है, बनाना, कॉटन, ये सब इनको हार्वेस्ट किया जाता है और मार्केट में सेल आउट किया जाता है एक लार्ज स्केल पे। सबसे पहले कमर्शियल एग्रीकल्चर में डेयरी फार्मिंग आप देख लें, डेयरी का काम बहुत ज़्यादा है आजकल। डेयरी में बटर, चीज़ वगैरह, डेयरी की फैक्ट्रीज हैं। और जो मिल्क है वो कह रहा है एक्सट्रीमली पेरिशेबल होता है। एक्सट्रीमली पेरिशेबल यानी ये जल्दी, ये प्रोडक्ट जो है ये जल्दी ख़राब हो जाती है। ये मैक्सिमम 2 दिन मतलब गुज़ार सकते हैं अगर इसको हम फ्रीज़ मतलब ना करें इसको, तो ये 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 24 आवर्स मिल्क की जो है वो होती है कि वो ख़राब हो बगैर वो गुज़ार सकता है। लेकिन ये जल्दी पेरिशेबल हो जाता है, ख़राब होने वाली प्रोडक्ट है। लेकिन आजकल ट्रांसपोर्टेशन वो कह रहा है टुडे ट्रांसपोर्टेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर मिल्क प्रोड्यूसर्स टू लोकेट 100 of miles फ्रॉम मार्केट। मार्केट से बहुत दूर, मतलब दूर से मार्केट तक जाने के लिए अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुरू हो गई हुई है। However, the further from market, the less likely dairy operations are to produce fluid milk, flavoring milk, cheese, and powdered milk. Commercial agriculture में next है livestock farming. Livestock farming, integration of livestock like sheep, cattle, goat, chicken, etc. and crop farming. Most crop raised fed to animals. बहुत सी crops जो है वो animals को ऐसे feed के तौर पे दी जाती है। मतलब animals हैं, गाय भैंसे वगैरह हैं, वो आपने देखा होगा वो पट्ठे वगैरह ये खाती हैं। तो ये जो घास या इस तरह की चीज़ें एनिमल्स को मतलब फीड के तौर पे दी जाती हैं, ये भी क्रॉप्स होती हैं। मोस्ट लैंड इज डिवोटेड टू क्रॉप्स। मतलब लैंड जो है वो लैंड ने जगह चाहिए होती है बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट करवाने के लिए। मोस्ट मनी इज जनरेटेड फ्रॉम एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल्स को सेल आउट करके या एनिमल्स की प्रोडक्ट को, जैसे एनिमल से आप मिल्क मतलब ले रहे हो, मिल्क का बहुत ज़्यादा आजकल काम है, उस चीज़ बना रहे हो आप, बटर बना रहे हो, उसको सेल आउट करके तो आप मीट मतलब गाय बकरे का गोश्त वगैरह आप सेल आउट करके वहाँ से मनी अर्न कर रहे हो। फिर गाय की या भैंसों की इनकी खाल वगैरह से प्रोडक्ट्स बनती हैं, डिफरेंट वूल वगैरह का काम हो रहा है, चमड़े का काम हो रहा है, इससे मतलब अर्न कर रहे हो। एडवांटेजेस: लाइफ स्टॉक सप्लाई, मैन्योर टू फर्टिलाइज द क्रॉप, workload can be more evenly distributed, less seasonal variation in income. Commercial agriculture में grain farming, grains like wheat, corn, oat, barley, rice, etc. ये grasses are grasses. Globally, through more rice and corn are actually grown. The most important crop is wheat. सबसे ज़्यादा important crop जो है वो wheat है. Most wheat is exchanged in internationally commerce than any other grain. सबसे ज़्यादा मतलब आप देखें तो जो गंदम है वो जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। What is usually produced in areas where it is too dry for mixed farming. The US is the largest grain producing region on earth. US जो है वो सबसे ज़्यादा grain producing region है हमारा दुनिया पे। Winter wheat region, जहाँ wheat planted in fall, dormant through winter, grows and is harvested in late spring or summer. Spring wheat region, wheat planted in spring and harvested in late summer. Other wheat regions, Eastern Washington, other major producers include Canada, Argentina, France and UK. ये ममालिक हैं जो wheat की जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद कमर्शियल एग्रीकल्चर में है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग से मतलब हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रक और ट्रकिंग। ट्रक और ट्रकिंग मतलब ये कि आप ट्रक फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि ट्रक पे चीज़ें आ जा रही हैं। ट्रक वर्ड मतलब निकला है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाने के लिए। लाइक आप फ्रूट और वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह आप फसलें उगा रहे हैं फ्रूट्स की, फ्रूट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ट्रक्स यूज़ हो रहे हैं आजकल। तो ट्रक्स पे जो है वो आपने देखा है कि मतलब वो ट्रॉली में या ट्रक्स में ये डाली होती हैं फसलें। मतलब गन्ना है, अगर गन्ने की आप ये देख लें ट्रॉलियाँ, यूनिवर्सिटी के बाहर भी मतलब कितने ज़्यादा ट्रॉलीज वगैरह खड़ी होती हैं, वो फैक्ट्री जो है शुगर की वहाँ पे लेके आने जाने के लिए। तो ये मतलब एक ईजी मतलब वे बन गया है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत हेल्प कर रही है इस चीज़ में। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एरिया लाइक कैलिफोर्निया, सेंट्रल एंड पार्ट ऑफ टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ये बेसिकली ट्रक फार्मिंग एरियाज हैं ज़्यादा मतलब पूरे दुनिया में।
Commercial agriculture, Mediterranean agriculture, adapted to the Mediterranean climate region, warm, dry summer और mild, wet winters. बहुत सी क्रॉप जो मेडिटेरेनियन सी के आस मतलब इर्द गिर्द जो है वो उगाई जाती है, लाइक डेट्स हैं, ऑलिव, इनकी ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन इन क्रॉप्स की ये मेडिटेरेनियन एरियाज में जो है वो होती है. प्राइमरी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑलिव, ग्रेप्स, डेट्स वगैरह. Wheat and other grains are also grown in traditional Mediterranean areas. Animals and animal products of less importance. प्रॉब्लम जो है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर में कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि ओवर प्रोडक्शन है. ओवर प्रोडक्शन यानी जितनी आपको चीज चाहिए आप उससे ज्यादा मतलब अगर ग्रो करवा रहे हो, जितनी आपको चीज़ चाहिए आप उससे ज़्यादा ओवर करवा रहे हो, पर फार्मर जो है वो उसको लो इनकम मिल रही है लेकिन वो प्रोड्यूस जो है वो बहुत ज़्यादा करवा रहा है. डेवलप कंट्रीज़ में जो क्रॉप की वैराइटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मशीनरी भी लगती है, केमिकल ज़्यादा लगता है, लेकिन उसको इनकम जो है वो बहुत कम मिल रही है, लेकिन प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो रही है और इनकम उसको कम मिल रही है. नेक्स्ट है ऑफ फार्म माइग्रेशन. ऑफ फार्म माइग्रेशन बहुत से एरियाज जो हैं डेवलप वर्ल्ड के, उनमें क्या होता है, लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो फार्म पे स्टे करें या फार्मिंग रीजन पे जो है वो स्टे करें. वो फिर जो ऊपर फार्मर्स वगैरह जो है वो काम कर रहे हैं या जो मशीनरी है वो जो ऊपर लग रही है या जो काम वगैरह हो रहा है उस क्रॉप पे, वो लोग जो है वो स्टे करते हैं, मतलब अपने अपने घरों में स्टे करते हैं, तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है लेबर को. और ये एक बहुत बड़ा लॉस है कमर्शियल एग्रीकल्चर का. लॉस लॉस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी. रिप्लेसमेंट करवाई जाती है, रिप्लेसमेंट होती है लोकल वैराइटीज, लोकल या जो ओल्ड मतलब क्रॉप्स हो गई हैं उनकी वेरिएशन या उनको रिप्लेस करवाया जाता है, उनमें वेरिएशन लेके आते हैं. मतलब कैसे कि जो लोकल वैरायटी होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इम्प्रूव्ड क्रॉप्स से, या जो ऐसी क्रॉप्स उनको रिप्लेस करके लगाई जाती हैं जो ज़्यादा जेनेटिकली मतलब इंक्रीज करती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है. उसके बाद मोनोकल्चर है. लेकिन जो लॉस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी में ये होता है कि जो नई इम्प्रूव्ड क्रॉप्स हैं उनमें एक उनका ये फायदा है कि वो लेस रेजिस्टेंट होती हैं डिसीज से. अगर पुरानी कोई क्रॉप है उसको कोई डिसीज लग गई है तो अगर आपने उसको रिप्लेस कर दिया न्यू वन से तो उसके चांसेस ज्यादा मतलब कम है कि उसको कोई डिसीज वगैरह होगी. मोनोकल्चर द मोनोकल्चर में अब क्या है, जो बनानास की इसमें एग्जांपल है. बनानास जो आप खा रहे हैं ये आपके ग्रैंडफादर्स ने ये वाले बनाना नहीं, मतलब वो उनके बनानास में सीड्स होते थे, लेकिन जो बनाना आप आजकल खा रहे हैं ये बनाना टोटली सीडलेस है, इनमें सीड्स नहीं है प्रेजेंट. मोनोकल्चर के थ्रू मतलब डिफरेंट कुछ फ्रूट्स अब जो नए प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें सीड्स वगैरह वो नहीं प्रेजेंट होते. तो ये एक मतलब प्रॉब्लम है कमर्शियल एग्रीकल्चर की. Challenges in agriculture: population growth. A rising population means the subsistence farmer produce more food. टुडे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो इसका मतलब फार्मर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप जो है वो ग्रो करवानी पड़ेगी. ज़्यादा क्रॉप ग्रो करवा रहा है तो एक्सपैंड एग्रीकल्चरल लैंड. इसके अब डिफरेंट मतलब आगे डिसएडवांटेज हैं कि एक्सपैंड एग्रीकल्चर लैंड, ज़मीन मतलब लैंड ज़्यादा चाहिए होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करवानी है तो लैंड ज़्यादा चाहिए. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. न्यू फूड सोर्सेज, इंक्रीजिंग फूड एक्सपोर्ट, डाइट मॉडिफिकेशन. और नो टिल फार्मिंग agriculture, it has great impact to reduce cost, reduce need for fertilizer, improve soil and reduce erosion. But there are some problems. Increase need for pesticides की need बढ़ेगी. इक्विपमेंट्स और स्किल्स जो हैं इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर होंगी. नोटिल फार्मिंग में क्या चीज़ आती है? नोटिल फार्मिंग एक नया मतलब प्रोसेस है. ट्रेडिशनली फार्मर जो है वो सॉइल को टिल करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. टिलिंग वर्क्स बट इसके साइड इफेक्ट होते हैं. सॉइल इससे कम्पैक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका मतलब जितनी आपने सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक आपके मैटर्स हैं उनको आप ये देखें कि उनके अंदर उनमें कमी आएगी या उनका लॉस हो जाएगा. सॉइल बैक्टीरिया जो है वो उनकी ग्रोथ इतनी नहीं होगी.
उसके अलावा क्या होगा, टिल फार्मिंग में असल में क्या होता है, फुरो बना लेते हैं फार्मर्स जो है ना, ये ज़मीन मतलब उसमें आपके जो जहाँ पे आप कल्टीवेशन करवा रहे हैं लैंड के अंदर, वहाँ पे ये फुरो बना लेते हैं या टर्न कर देते हैं, या उसके अंदर मतलब कोई सुराख वगैरह करके वहाँ पे फिर वो काम करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, सॉइल का लॉस होता है, बैक्टीरिया का लॉस होता है, जो बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक होते हैं, जो मतलब हेल्पफुल होते हैं, उनका लॉस हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो जाता है, सॉइल कंपैक्ट बहुत ज़्यादा कर जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिड्यूस किया जाता है, नॉट लेकिन इसके मतलब कुछ एडवांटेज भी हैं, इम्प्रूव सॉइल को इम्प्रूव करती हैं, इरोजन को कम करती है, और कॉस्टली नहीं है इतना ये प्रोसेस। और कुछ प्रॉब्लम्स वही पहले जो कहा कि इंसेक्ट ये पेस्टिसाइड्स को इंक्रीज कर देती है और बैक्टीरिया को कम कर देती है सॉइल में से। और इसके लिए हाईली स्किल्स आपको चाहिए, आप कोई भी फार्मर के जो मतलब वो फार्मर जो इसमें ज़्यादा मतलब रखता होगा महारत, वही ये काम कर सकता होगा, इसके अलावा नहीं। थैंक यू। बस यही था, प्रेजेंटेशन खत्म होगी।